नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, नागरिकता यानी भारत की नागरिकता कितनी तरह से होती है और भारत में किस कौन कौन से अनुच्छेद भारत की नागरिकता के लिए दिए गए हैं। आज हम लोग समझते हैं कि भारत की नागरिकता अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करनी है तो वो कैसे प्राप्त हो सकती है, या संविधान लागू होने के या संविधान जब लागू हुआ था उस समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के क्या प्रावधान थे, और आज जब भारत आजाद हो चुका है उस समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है। चलिए शुरू करते हैं हम। तो जब संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके पहले तो यही बताया गया कि जो भारत की नागरिकता थी वो जाति के आधार जन्म के आधार पर हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते थे। तो जब जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी तो पहले एक कानून लाया गया था 1955 में, जिसे नागरिकता अधिनियम कहा गया। यानी 1955 का नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम। जब नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया, 1955 का नागरिकता अधिनियम जो था वो हमें ये बताता है कि जो भी व्यक्ति भारत में था उस समय, जिस समय संविधान लागू हुआ था, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन फिर इस पर समस्या होने लगी कि जब पहले था कि इसके जन्म के आधार पर हम भारत में, यानी जो भी भारत में जन्म लेगा, यानी भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा वो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। तो क्योंकि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें 5 तरह से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है जन्म के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हो जाता है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन अब ये जैसे समय संविधान लागू हो गया उस समय तो यही व्यवस्था करेगी कि जो भी भारत में पैदा होगा वो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे इसका अनैतिक उपयोग होने लगा। अब पाकिस्तान में कुछ अराजक तत्व थे जो पाकिस्तान में, जैसे आतंकवाद वगैरह, तो उन लोग क्या करते थे, 4-4 5-5 शादी करके उधर से लोड करके भारत में छोड़ देते थे और वो भारत में बच्चे को जन्म देती थी। अब बच्चे को जब जन्म भारत में देगी तो भारत की तो लिखा गया था कि जन्म के आधार पर भारत का नागरिकता मिल जाएगी और उन सबको भारत की नागरिकता मिल जाने लगी। तो इस तरह से इस नियम का जो था उल्लंघन होने लगा। सरकार को फिर समस्या हुई कि अगर हम इस तरह से चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि भारत में आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सब इसी तरह से भारत में आके बच्चे को जन्म देते थे और उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन फिर उन्होंने सबसे पहली बार, यानी जब नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया उसके बाद सबसे पहली बार इसमें संशोधन किया गया। तो इसमें संशोधन किया गया तो इसमें पहली जो नागरिकता मिलनी थी वो मिलनी थी जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे यानी जन्म अगर भारत में होता है किसी बच्चे का तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब 1955 के अधिनियम में फिर सबसे पहली बार संशोधन अगर किया गया तो 1986, यानी 1986 में सबसे पहली बार संशोधन किया गया और इसमें यह बता दिया गया कि जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे के जन्म में यानी माता या पिता कोई ना कोई भारतीय होना आवश्यक है। चाहे माता भारतीय हो या पिता भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे हम लोग का जन्म ऐसी कंडीशन पे है कि हम लोग का जन्म भारत में हुआ, मम्मी पापा हमारे लोग के भारत के ही है तो हम लोग को भारत की नागरिकता है ही। तो पहला था जन्म के आधार पे। दूसरे में बताया गया कि अगर वंश, यानी वंश हमारा चला रहा है, वंश के आधार पे नागरिकता मिल सकती है। यानी सबसे दूसरा जो भारत की नागरिकता मिलने का कोई अगर दूसरा आधार है तो वो है वंश के आधार पे, यानी भारत में वंश के आधार पे नागरिकता मिल सकती है। तो दूसरा है वंश के आधार पे, वंश के आधार पे। वंश के आधार में, वंश में भी भारत में पुरुष प्रधान देश था इसलिए वंश भी चलता था पिता का। तो यहाँ पे पितृ प्रधान देश है तो यहाँ पे वंश लिखा भी जाता है तो पिता का, पिताजी का ही नाम कहीं पे भी, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, पिता का ही नाम चलता है। यानी संरक्षक में पिता का नाम चलता है। अगर पिता
नहीं भी है तो स्वर्गीय लगा के लिख देंगे, लेकिन लिखा पिता का ही जाता था। अब ये परंपरा 1955 से लेके चलती रही, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं को भी जब पढ़ी लिखी थोड़ी समझदार हुई तो उनको भी लगा कि नहीं, ये बात गलत है कि केवल पिता के आधार पर, यानी जो संरक्षक है केवल पिता ही है और पिता के आधार पर ही उसे वंश की नागरिकता मिल जा रही है। उन्हें थोड़ा सोचना पड़ा इस विषय में, लेकिन काफी लेट सोच पाई और उन्होंने 1992 यानी 1992 में इसमें दूसरा संशोधन करना पड़ा 1955 के अधिनियम में, और इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि अब जो वंश होगा उसमें पिता और माता, यानी पिता और माता में से कोई एक अगर भारत का है तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। इसी जैसे अगर हम बात करें कोई विदेशी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को ले सकते हैं। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा को ले सकते हैं क्योंकि सानिया मिर्जा भारतीय है और शोएब मलिक पाकिस्तानी। अब शोएब मलिक पाकिस्तानी है और सानिया मिर्जा भारतीय है, तो अब सानिया मिर्जा अगर भारत की, अगर इन दोनों के बीच कोई संतान होती है, जैसे इनकी लड़की पैदा हुई है, तो उस लड़की की जो नागरिकता होगी वो भारत की ले सकती है और पाकिस्तान की भी ले सकती है। क्योंकि शोएब मलिक पाकिस्तान का और ये भारत की है, तो अब अगर वह 18 साल की होने के बाद अगर वह भारत की नागरिकता स्वीकार करती है या पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर लेती है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्यों? अगर या सानिया मिर्जा खुद अगर चाहे तो पाकिस्तान की अगर नागरिकता स्वीकार कर ले, क्योंकि अपने पति के लिए या अपने शौहर के कारण अगर पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर लेती है तो सानिया मिर्जा की जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि जो 5 था, 5 उसमें बताया गया था कि जो नागरिकता है नागरिकता का बना रहना। उसमें 6 में बताया गया था कि जो भारत था इससे पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता थी। 7वें में था कि भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले लोगों की नागरिकता थी। जबकि 8 में बताया गया था विदेश में अगर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए नागरिकता का बना रहना। और जो 9 में बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता है अगर, तो किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यानी जो आर्टिकल 9 है वो यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो सानिया मिर्जा जो है ये बखूबी अच्छी तरीके से जानती हैं आर्टिकल 9 को कि अगर हमने पाकिस्तान की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता गई। उसी तरीके से अगर इनकी लड़की पिता के उससे पाकिस्तान की नागरिकता लेती है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। अब हम देखें तीसरे तरीके ने और किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब देखते हैं, पहला था जन्म के आधार पे, इस पर पहला संशोधन किया गया 1986 का। दूसरा था वंश के आधार पे, जिस पर पहला संशोधन किया गया 1992 का। तीसरा आता है पंजीकरण, यानी पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण में उसे ही बता दिया गया कि पंजीकरण के लिए भी आपको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन पंजीकरण में भी आपको लगातार 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। यानी जब देश आजाद हुआ था उसके बाद तो 5 साल रखा गया था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में 7 साल रखा गया कि 7 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ यदि आप 7 साल तक भारत में रहते हैं या भारत में किसी महिला के साथ शादी करते हैं या आप नौकरी करते हैं, कोई भी काम कर ले, या तो आप विवाह कर लें, यहाँ विवाह नहीं करते हैं नौकरी कर लें, तब आप 7 साल तक अगर भारत में आप रुकेंगे तो आपको पंजीकरण के द्वारा आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी।
बशर्ते आप इन 7 सालों में किसी दूसरे देश जा सकते हैं, भ्रमण के लिए जा सकते हैं 2, 4, 10, 15 दिन के लिए, लेकिन महीने 2, 4 महीने रहने नहीं जा सकते। अगर इन 7 सालों तक आप परमानेंट भारत में रहते हैं तो आपको पंजीकरण के द्वारा आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति 7 साल ना रहना करना चाहे तो वह शादी कर लेगा तो 7 साल आसानी से कट सकते हैं, नौकरी करता रहेगा तो भी 7 साल आसानी से निकल जाएंगे और भारत की नागरिकता ले सकता है। अगर हम देखें और किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है तो चौथा प्रकार आता है देशीकरण, यानी देशीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब इस देशीकरण में क्या आता है, जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत की कोई ना कोई भाषा जानता हो, इसमें चौथा करण है देशीकरण, यानी देशीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है यदि वह भाषा कोई भी भाषा बोलता हो, यानी भारत की कोई भी भाषा बोलता हो, वह कला या विज्ञान इन किन्हीं में से भाषा जानता होगा। जैसे पाकिस्तान है, ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी भारत की भाषा जानते हैं और जो हम लोग बोलते भी हैं तो 60 से 70% तो उर्दू ही बोलते हैं। तो भारत की और पाकिस्तान की जो भाषा है वो लगभग सेम है, तो पाकिस्तान वाले आराम से, स्वाभाविक सी बात है कि भारत की भाषा जानते हैं और उसे किसी न किसी विषय में, कला या विज्ञान में निपुण होना चाहिए, तभी वह भारत की नागरिकता ले सकता है। और उसके साथ साथ उसे 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। यानी ये सब करने के बाद यानी 10 से देशीकरण और 10 से 10 साल, इसे ये भी याद रखना पड़ेगा कि 10 साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा, जबकि पंजीकरण में या नौकरी विवाह शादी के लिए 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, जबकि देशीकरण में 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक वो आया था सिंगर जो था अदनान सामी सिंगर था, पाकिस्तान से आया था तो भाषा जानता ही जानता था, लेकिन ये क्या था, सिंगर था, यानी इसके पास क्या चीज थी, कला थी, भारत की भाषा जानता था और सिंगर यानी कला थी, और 10 साल तक भारत में रुका, उसे भारत की नागरिकता दे दी गई। और यानी इन तीनों में से किसी न किसी एक चीज में उसे निपुण होना चाहिए, उसके साथ साथ भारत की कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए, और वह 10 साल तक भारत में रुकता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और पांचवा अगर देखा जाए तो पांचवें में आता है कि कोई देश जैसे किसी भूमि को अर्जित कर ले, या अर्जित भूमि में जैसे किसी देश पर हम कब्जा कर ले, जैसे कोई क्षेत्र हम हथिया ले, से भी पिछले समय में जो किया गया था, जैसे सिक्किम एक छोटा सा देश था जो भारत में मिल गया, तो वहाँ के लोगों को हमने नागरिकता दे दी। यही होता है देशीकरण, यानी किसी ऐसी भूमि जिस पर भारत अपना अधिकार कर ले या वह खुद भारत में मिल जाए तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर देखा जाए तो सिक्किम मिल चुका था 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को मिला लिया गया और भारत की नागरिकता दे दी गई। और अगर बात करें दूसरे में तो इसमें आता है कि यानी 5 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता लोगों को दी जा सकती है। पहला आता है कि अगर उसे जन्म के आधार पर दिया जा सकता है, जिस पर पहली बार संशोधन भी किया गया था। सबसे पहली बार अगर नागरिकता संशोधन आता है, नागरिकता संशोधन 1955 में लाया गया था, जिस सिटीजनशिप एक्ट के नाम से जाना गया 1955 का। से पहले बताया गया कि भारत में जो नागरिकता है वो 5 तरह से मिल सकती है। पहला था कि जन्म के आधार पे नागरिकता, यानी भारत में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा था कि, और इस पर सबसे पहली बार संशोधन भी किया गया 1986 का। उसके बाद आता है कि देखा जाए वंश के आधार पे, तो वंश के आधार पे हम नागरिकता दे सकते हैं
इसमें बताया गया कि इस पर संशोधन फिर करना पड़ा, क्योंकि इसमें यह था कि कुछ समय था कि पिता के आधार पे हम नागरिकता दे सकते थे, लेकिन फिर महिलाओं के लिए संशोधन करना पड़ा कि पिता या माता दो में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। इस पर संशोधन 1992 दिया गया। जबकि तीसरा आता है कि पंजीकरण के द्वारा, यानी व्यक्ति 7 साल तक यदि वह भारत में किसी महिला के साथ शादी करे या कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ शादी करे, किसी बाहरी विदेशी पुरुष के साथ, और वह 7 साल तक भारत में रहे या वह रहकर भारत में नौकरी करता रहे 7 साल तक, तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसके बाद आता है देशीकरण। देशीकरण में उसे 10 से 10 देशीकरण और 10 से 10 यानी 10 साल तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। रहने के साथ साथ उसे भारत की कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए। भाषा आने के साथ साथ वह या तो कला या विज्ञान में निपुण हो, जिससे हमें देश का फायदा हो। अगर कोई, जैसे ये सिंगर था, भारत के लिए फायदा है, गाएगा, दुनिया देश सुनेगा। कोई विज्ञानी, अगर वैज्ञानिक है, वो भारत में आ जाता है और वो 10 साल तक रहता है और भाषा जानता है, तो उससे भी फायदा है हमें, तो इससे भी फायदा होगा, भारत का, देश का फायदा है। तो इनके जैसे लोगों को लाने से जिसमें देश का फायदा हो, उससे नागरिकता उन्हें दी जा सकती है। उसके बाद आता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में जैसे सिक्किम वगैरह को मिलाया गया, अर्जित भूमि में वो सिक्किम मिला दिया गया 1975 में, उससे भी उनको नागरिकता दे दी गई। और भी नागरिकता के संशोधन हुए, जैसे 2003 में किया गया था, एक संशोधन और किया गया, 2003 का किया गया, 2005 का किया गया। 2003 के संशोधन में भी यही बताया गया कि जो 2003 में संशोधन में यही बताया कि जो 1986 का संशोधन में यही जो रखा गया कि आप वैध तरीके से, यानी इसमें संशोधन में कोई बड़ा संशोधन नहीं था, पूछता बहुत कम है, कोई बड़ा संशोधन है नहीं। 2003 का 2005 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 2003 वाले में यही बताया गया कि आप वैध तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण करें, क्योंकि 5 वैध तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद 2005 में लाया गया, उसमें लाया गया था ओवरसीज, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये एक एक्ट लाना पड़ा था 2005 का। देखते हैं हम लोग जो एक्ट 2005 का है। उसके पहले अगर हम बात करें एनआरआई, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एनआरआई, यानी जो अप्रवासी भारतीय होते हैं, एनआरआई, एनआरआई। अगर हम एनआरआई की बात करें तो इस एनआरआई में बताया गया है वह नागरिक जो भारत में नहीं रह रहा है, या वह नागरिक जो भारत में, यानी वर्तमान स्थिति में भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन वह भारत का नागरिक था। यानी अगर पहले भारत का नागरिक था लेकिन वर्तमान स्थिति में भारत में नहीं रह रहा है, यानी वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन पहले भारत का नागरिक था, उसे एनआरआई कहा जाता है। अब एनआरआई, जैसे हम किसी देश घूमने चले जाएं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो हम लोग एनआरआई नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 6 माह से अधिक कहीं नौकरी करने जाएं, नौकरी विदेश में नौकरी या शिक्षा के लिए जाएं या कोई भी काम के लिए जाएं, तो आप अगर 6 माह से ज़्यादा उस देश में रुकते हैं तो आप एनआरआई कहलाएंगे। एनआरआई यानी आप 6 माह से अगर ज़्यादा किसी दूसरे देश में रहते हैं तो आप एनआरआई कहलाएंगे। भले ही आप पढ़ाई के लिए गए हो या नौकरी के लिए गए हो या घूमने के लिए गए हो, आप किसी भी कंडीशन में, अब घूमने के लिए कोई 6 माह से ज़्यादा तो घूमने दूसरे देश जाएगा नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, या तो वो नौकरी के लिए जाएगा या वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा। तो एनआरआई, इसी एनआरआई यानी जो एनआरआई होते हैं विदेशों, ये सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा देते हैं, क्योंकि एनआरआई जो है नौकरी करेगा विदेश में। अब जैसे बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा अरब देशों में भारतीय नौकरी करते हैं, यानी लगभग माना जाए तो 55 लाख भारतीय अरब देशों में नौकरी करते हैं। अब 55 लाख अगर अरब देशों में जो नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, भारत में पैसा भेजेंगे। अब पैसा भेजेंगे तो जो अपने यहाँ, जो व्यक्ति अपने यहाँ 1 लाख कमाता है,
विदेश में जाके वही 10 लाख कमा रहे हैं। अपने यहाँ जो कंपनी 1 करोड़ कमा पाती है तो वो अमेरिका वगैरह में जाके 10 करोड़ कमाती है। तो जो व्यक्ति अपने यहाँ 1 लाख कमा रहा था, अमेरिका गया 10 लाख कमाया, तो अपना खर्चा करके उसके बाद पूरा पैसा क्या करेगा, वो भारत को ट्रांसफर कर देगा। जैसे अगर बात करें हम तो जो सुंदर पिचाई वगैरह है गूगल के सीईओ और सत्य नडेला हैं, ये लोग एनआरआई बन के गए थे विदेश, एनआरआई बन के गए और वहीं पे रह गए। जैसे सुंदर पिचाई है, बहुत सारे लोग हैं जो वहीं पे गए और वहीं पे रुक गए। उसके लिए भी सरकार ने यानी उनको एक तरह का प्रलोभन दिया गया कि आप यहीं पे कमाते हो 10 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़, 10 करोड़ कमा के भारत सरकार को दे रहे हो या अपने भारत में भेज रहे हो, तो ऐसा करो कि हम आपको 10 के बजाय 20 करोड़ देंगे, लेकिन आप क्या करो, भारत की नागरिकता को न लेके आप यूएसए की नागरिकता ले लो। यानी अगर आप यूएसए की नागरिकता ले लेते हो तो हम आपको 10 की जगह 20 करोड़ देंगे। तो अब बड़ी समस्या हो गई कि जो विदेश कमाने हमने जिसको भेजा था, जो हमारे लिए फायदा पहुंचा रहा था एनआरआई, वो क्या हो गया, वही विदेश का होकर रह गया। यानी हमने तैयार किया उसे, पढ़ाया लिखाया, वैज्ञानिक बनाया और वहां जाके वो उन्हीं का हो गया। तो हमारा तो सब कुछ गया, यानी व्यक्ति भी गया और पैसा भी गया। इसी के विपक्ष यानी इसी को संशोधित करके सरकार 2005 में एक अधिनियम में लाई थी, जिसे कहा गया, जो अधिनियम लेके आ गया था उसे ही कहा गया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ओवरसीज नागरिकता। ये अधिनियम भी लाना पड़ा था, क्यों? क्योंकि जो नौकरी के लिए या शिक्षा के लिए जाता था एनआरआई, वहीं का होके रह जाता था। अब देखते हैं हम लोग ओवरसीज नागरिकता, एक अधिनियम है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता की अगर हम बात करें ओवरसीज नागरिकता की हम बात करें तो ओवरसीज नागरिकता में यही बताया कि जब कोई व्यक्ति चला गया, 2005 में ये संशोधन लाया गया था, 2005 में, क्योंकि अमेरिका वगैरह जो था, जो देश था, वो भारत के जो व्यक्ति जाते थे एनआरआई बन के और उन्हें अपने यहाँ ही रख लेता था और अपनी नागरिकता दे देता था। इसलिए भारत की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। जो हम पढ़ा लिखा के हम भेजे, काम वहाँ करने लगे तो अमेरिका अपने अंडर में कर ले रहा है। यानी जो जिस देश में गए वहीं की नागरिकता ले ली, तो इसलिए भारत को समस्या पैदा होने लगी। इसीलिए एक आयोग बनाया गया सिंधवी समिति द्वारा, यानी एक आयोग बना लक्ष्मीमल सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी, ये एक आयोग बनाया गया। इस लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा ये जोड़ा गया था 2005 में। इसमें यह जोड़ के बताया गया कि जो नागरिकता है, आप वहां की नागरिकता लिए रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप भारत में आओगे तो आपको जैसे पहले आते थे, ना तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, ना आपको पासपोर्ट बनवाना है, आप सीधे भारत में आ सकते हो और जहां चाहो वहां घूम सकते हो। यानी जिस तरीके से पहले आप भारत में घूम सकते थे, नागरिकता आपको पूरी तरह से वही रहेगी। बस केवल आपको एक दिक्कत होगी कि आप ना तो यहाँ कोई चुनाव लड़ सकते हो, ना आप यहाँ कोई किसी पार्टी को विशेष चुनाव में वोट डाल सकते हो। यानी केवल आपको केवल एक अधिकार नहीं रहेगा, चुनाव संबंधी कोई भी प्रक्रिया में आपका हस्तक्षेप नहीं होगा। बाकी आप जहां चाहो छुट्टा सांड के तरीके घूम सकते हो। तो इसमें यही बता दिया गया कि अब आप यानी जो सुंदर पिचाई वगैरह जो थे, बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लोग थे, वो लोग भारत में आ सकते हैं। सुंदर पिचाई हो गए, जो सत्य नडेला हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ये लोग सब भारतीय हैं, लेकिन वहां जाके बस गए और उन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़ा नहीं, लेकिन वहां की नागरिकता ले ली। तो उस हिसाब से तो 2009 जो आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर आप वहां की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए ओवरसीज नागरिकता लानी पड़ी, क्योंकि 9 के ओवर यानी ऊपर लगाया गया, इसलिए ओवरसीज बोला गया इसे। तो इसमें यही बता दिया गया, यदि आप वहां की नागरिकता लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप भारत में आएंगे, आप भारत में पूर्व के तरीके ही रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, यानी कोई भी काम आप कर सकते हैं, बशर्ते बिना वोट नहीं डाल सकते।
यानी इन्हीं को बुलाने के लिए जो अप्रवासी यानी भारतीय जो होते हैं, इन्हीं को बुलाने के लिए जब उनका स्वागत किया जाता है 9 जनवरी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीयों को बुलाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है कि आप आए भारत में। तब ये लोग भारत में आते हैं और भारत में पूरे तरह से घूमते भी फिरते भी हैं और भारत में अब आएंगे, भारत में खाएंगे, रहेंगे, कुछ तो काम करेंगे ही, तो पैसा तो देंगे ही देंगे। और बड़ा आदमी जितना भी होता है अगर खुश हो गया तो हो सकता है 1-2% दाना ही दे दे। अब उनका 1-2% यहाँ तो करोड़ों, 2 करोड़, 4 करोड़ हो सकता है। इस वजह से इनसे फायदा भी होता है, इसलिए इनको ससम्मान बुलाया जाता है। ये थी हमारी भारत में नागरिकता प्राप्त करने के विधियां, यानी 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब भारत की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। अगर प्राप्त करने का प्रावधान है तो छीनने का भी प्रावधान है। अगर छीनना है तो इसको छीन सकती है संसद। यदि इसको छीनने के लिए यदि आप पागल हैं, दिवालिया हैं या कोई देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता राष्ट्र द्वारा छीनी जा सकती है। और यह जो नागरिकता छीनने का काम होता है या नागरिकता देने का काम होता है वो होता है गृह मंत्रालय का। यानी ये जो नागरिकता संबंधी कानून है संसद बनाएगी और संसद में भी मंत्रालय अगर पूछेगा तो गृह मंत्रालय, यानी ये नागरिकता जो है गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है या कई तरह की विधियां हैं। यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद।